ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे राम मंदिर के उद्घाटन की। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तस्वीर अब इतनी साफ हो चुकी है कि इस कार्यक्रम से इंडिया अलायंस की पार्टियां दूरी बनाकर ही रखेंगी। पहले मंदिर निर्माण पर सियासत, फिर निमंत्रण पर राजनीति और अब 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भी विपक्ष बॉयकॉट के मोड में है। ऐसे में विपक्षी नेता अयोध्या तो नहीं आएंगे, लेकिन सब अपने अपने लिहाज से इस मौके को मनाएंगे। उद्धव ठाकरे ने 22 तारीख के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए शिव सैनिकों की बलिदान की बात कही और सभी शिव सैनिकों से नासिक के काला राम मंदिर पहुंचकर भगवान राम के आगमन का स्वागत करने की अपील की है। 22 तारखेला तिकडे काळाराम मंदिरात जातोय। त्या काळाराम मंदिराचं एक वैशिष्ट्य आहे की एक राम मंदिर तिकडे उभं राहतंय अयोध्येमध्ये। अभिमान आहे, आपल्याला आनंद आहे, कारण यासाठी केला होता अट्टहास। कितीतरी कारसेवकांनी रक्त सांडले, शिवसेना प्रमुखांनी सुद्धा सगळं भोगले, सोचले, अनेक शिवसैनिकांनी तुरुंगवास भोगलेला आहे, बऱ्याच काही गोष्टी झालेल्या आहेत। म्हणून जे एक स्वप्न होतं ते कोर्टाच्या आदेशामुळे तिकडे पूर्ण होतंय। कोर्टाला सुद्धा 25-30 वर्ष लागली, कारण मधल्या काळामध्ये आपल्या युतीचं सरकार येऊन गेलं। वाजपेयीजी पंतप्रधान होते, त्याच्यानंतर हे 5-7 वर्ष म्हणजे अजूनही आहेत थोडे काळ, पण वेगळा कायदा नाही करू शकले। कोर्टाच्या आदेशाने होते तर त्याचा आनंद आहेच, पण त्याच वेळेला तो आनंद व्यक्त करण्यासाठी आपण काळाराम मंदिरात जातो आहोत। तो एक तरफ दुनिया राम मंदिर और भगवान राम की एक झलक पाने के लिए उत्सुक है, तो वहीं विरोधी भगवान राम पर लगातार हमला करने में जुटे हैं। रामचरितमानस सनातन पर हमला करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। मंदिर को मानसिक गुलामी का रास्ता बता दिया, यहां तक कि जहां मंदिर निर्माण किया गया उसको शोषण का स्थल करार दे दिया। आपको बता दें कि आरजेडी ने पहले भी इसी तरह के पोस्टर लगाए थे, जो राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी लगाए गए थे, और अब एक बार फिर आरजेडी नेता ने उसी ट्रैक पर चलते हुए भगवान राम पर अपमानजनक बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे। देखिए, सिर्फ बिहार से ही ऐसे बयान सामने नहीं आ रहे हैं। रोहतास में मंच पर बयानबाजी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री से जब पत्रकारों से सवाल किया गया तो जहरीले बोल उनके और भी तेज हो गए और उन्होंने मंदिर निर्माण स्थल को ही शोषण की जगह करार दे दिया और कहा, चंद षड्यंत्रकारियों की जेब भरने की जगह मंदिर स्थल है। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? मंदिर या अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है, उसमें गलत किया। उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम?
आरजेडी के एक और विधायक ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दिया। आरजेडी विधायक अजय यादव ने कहा कि अयोध्या में जितनी भीड़ जमा हो रही है, कहीं बीजेपी ब्लास्ट न करवा दे और नाम दे दिया जाए कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया है। ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। तो ये जो बयान समीर जी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, खासकर बिहार से जो ये बयान सामने आ रहे हैं, क्या इन राजनेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त पूरे देश की लाइन क्या है? इस वक्त पूरे देश के सेंटिमेंट प्रभु श्री राम के मंदिर से कितने जुड़े हुए हैं, और जब वो ऐसे बयान देंगे तो आप एक वर्ग को नाराज करेंगे। मुझे लगता है इनके बयान लगातार आते रहना चाहिए, जिससे देश की जनता इनकी वास्तविकता समझ सके, कैसे राजनीति करते हैं, इनकी क्या मानसिकता है। अभी आप दिखा रहे थे कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बयान दे रहे थे कि एमपी एमएलए बनना होगा तो स्कूल जाना पड़ेगा, मंत्री बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा। वो ये खुद ही बता दे कि उनके तेजस्वी यादव कितना पढ़े हुए हैं, उनके तेज प्रताप यादव तेजू भैया कितने पढ़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है आरजेडी के कितने विधायक पढ़े लिखे हैं ये बता दे। जिस पार्टी ने 15 साल बिहार के अंदर जंगल राज दिया हुआ हो, उस पार्टी ने गरीबों का शोषण किया हो, आदिवासी का शोषण किया हो, गरीब पिछले लोगों का शोषण किया हो, सत्ता का उपभोग किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, वह पार्टी आज राम मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाने की कर रही है। इनको शर्म आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लालू प्रसाद यादव की शह पर, तेजस्वी यादव की शह पर बयान दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का इसी तरह का बयान आया था। लालू यादव तो कह चुके कि मैं मंदिर नहीं जाने वाला हूं। मुझे लगता है 22 तारीख तक इनके सारे विधायकों को इसी तरह बयान आते रहना चाहिए, जिससे 2024 के चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखा देगी और इनकी हैसियत इनको बता देगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब ये तो कहा जा सकता है कि 24 के लिहाज से या इस देश की राजनीति के लिहाज से भी राजनीतिक दल इतना तो समझ गए कि आपको राम की जरूरत तो है, या तो आप अपनी आस्था प्रकट करिए या फिर ऐसे उलझुल बयान दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो बयान चंद्रशेखर जी ने दिया है उसमें एक बयान को जरा ठीक से समझना चाहिए। जब वो कहते हैं कि मंदिर शोषण का केंद्र है, तो अब वो ये कह रहे हैं यानी मंदिरों को खत्म कर दो, मंदिर नहीं होना चाहिए, घट घट बसते हैं राम, ये तो सब जानते हैं। इसका मतलब ये कि जो मुगल आक्रमणकारियों ने आकर हमारे देश के मंदिरों को ध्वस्त किया, जो अंग्रेजों ने मंदिर व्यवस्था को पूरी तरह से सरकारी करने की कोशिश की, वो जानते हैं कि चूंकि भारत की हिंदुओं की जो एक कहेंगे ना, जिसको आत्मा कहते हैं, वो आत्मा मंदिर हैं। देश की अर्थव्यवस्था में मंदिरों की अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी भूमिका है। और जब मंदिर बेहतर होते हैं, यानी हमारे आस्था के स्थान बेहतर होते हैं, तो 10 करोड़ लोग काशी पहुंच जाते हैं। जब हमारे आस्था के स्थान बेहतर होते हैं, तो देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को गोवा के बाद अयोध्या में निवेश करने को सूझता है। जब हमारे आस्था के स्थान बेहतर होते हैं, तो जिन जगहों पर कहा जाता है कि वहां निवेश नहीं जाता है, वहां लोग कहते हैं कि चलो आस्था भी होगी और हमारा अपना काम भी होगा। इसको ध्वस्त करने की कोशिश है। और जब हम कहते हैं कोई पूजा करना, कोई भगवान के यहां कोई शोषण करने के लिए कोई पुजारी बैठा हुआ है, तो पहली बात तो यह कि सिर्फ पुजारी उसका हिस्सा नहीं होता है, वो फूल वाले। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ही बताता हूं, मैं बड़ा संयोग अच्छा है, मैं भी ओरछा से लौट कर आ रहा हूं। वहां राम राजा सरकार के मंदिर के आगे संजना प्रजापति 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची है। अब उसने अपने वो जो कहते हैं ना चूड़ी सिंदूर वो सब बना रही, वो प्रजापति घर से। जो फूल माला बेचते हैं वो कौन लोग होते हैं, जो दूध बेचते हैं वो कौन लोग होते हैं, जो हवन सामग्री लेकर आते हैं वो कौन लोग होते हैं। और एक तरह से कहें तो मंदिर के जरिए समाज के हर वर्ग की व्यवस्था अपने आप चल रही होती है। और जिसको कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लेकिन इस देश में जो हिंदू मंदिर हैं वो आस्था के केंद्र भर नहीं, अर्थव्यवस्था का भी केंद्र हैं। और हमने मंदिरों को इस हाल में पहुंचा दिया कि पुजारी उसमें पूजा करने के लिए नहीं मिलते हैं। और वहां देखिए, जहां मंदिर उजाड़ हुआ वहां गांव उजाड़ हो गया, वहां आसपास की बस्ती उजाड़ हो गई। और वो कोई सिर्फ ब्राह्मणों की या किसी एक जाति की बस्ती नहीं थी, पूरी की पूरी हिंदू बस्तियों का पलायन हो गया जब मंदिर बर्बाद होते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के अब शिक्षा मंत्री हैं, बड़ा दुर्भाग्य ये भी है, उनके बयान को इसी तरह से देखा जाना चाहिए। चूंकि राम मंदिर का सीधे विरोध करना संभव नहीं है, तो राम मंदिर के जरिए पूरी हिंदू व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था, आस्था और अर्थव्यवस्था को भी चोटिल करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसमें एक दो चीजें, देखिए बड़ी अजीब सी बात है, फिर लोग पढ़ते लिखते भी नहीं है इसलिए इस तरह के बयान देते हैं।
जो 24 पुजारी चुने गए हैं जो राम मंदिर में अर्चना करेंगे, उसमें अनुसूचित जाति से भी हैं और उसमें पिछड़े वर्ग से भी हैं। तो ये कहना कि ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत है। दूसरा, जिस वोट बैंक पे, यादव वोट बैंक पे पूरी आरजेडी की राजनीति टिकी हुई है, वो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के पुजारी हैं और वहीं पे भगवान राम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे में तो फिर और गलत है कि मतलब जिसका बड़ा वर्ग जो आपको वोट देता है, जिसकी वो पूजा करता है, उसी के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में कांग्रेस की आप लाइन को समझिए। कांग्रेस के जो नेता हैं वो राम मंदिर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो अलायंस पार्टनर हैं वो राम मंदिर को अपने अलग अलग बयान देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आज एक नतीजा बड़ा चौंकाने वाला आया है और झटका देने वाला आया है नई नवेली सरकार को। भजनलाल सरकार को यह झटका लगा है करणपुर विधानसभा उपचुनाव में, जहां बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री सुरेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नूर ने यह चुनाव 12,570 वोटों से जीत लिया। आजाद भारत में यह पहली बार हुआ है कि जब शपथ लेकर किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा हो। कांग्रेस की इस जीत का पर अशोक गहलोत ने इसे बीजेपी के मुंह पर तमाचा करार दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, लिखा कि भाजपा की नई पर्ची सरकार कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलती रही, उधर जनता ने इनके मंत्री को ही बदल दिया। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। तो उसमें क्या गलत हर्षवर्धन जी? अशोक गहलोत अगर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मंत्री आप बना सकते हो, लेकिन जनता ही आपको विधायक चुनकर भेजेगी, जनता आपको विधायक बनेगी, वही तय करेगी कि आपकी किस्मत क्या होगी। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अशोक गहलोत की बात से मैं 100% सहमत हूं। चुनाव चल रहा है, कोई विधायक नहीं बना, और चूंकि राजस्थान में मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि वहां तो अपर हाउस है नहीं, विधान परिषद सदस्य तो बन नहीं सकता है, तो कहां से ये चुनाव जीतकर अगर मान लीजिए हार गए तो कहां से मंत्री बनेंगे? दूसरी जगहों पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और दूसरे ऐसे कई राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है, तो चलो ठीक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, जहां आपके पास नहीं जीत कर आया तो आपके पास एमएलसी नॉमिनेट करके मंत्री बनाए रखने का एक विंडो होती है, एक रास्ता होता है। वो गुंजाइश तो यहां थी नहीं। और यह सच है कि जनता जब आदेश देती है ना, तो कई बार वो अहंकार को भी ध्यान में रखती है, और इसको कोई स्वीकार करे या ना करे, ये विशुद्ध अहंकार दिखाता है कि चलते चुनाव के बीच में आप एक प्रत्याशी को मंत्री बना देते हैं। बेहतर होता थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते, एक सीट छोड़ देते। और यहां एक चीज और तय हो गई, जो अब अशोक गहलोत जी को भी अगली बार बोलने से पहले सोचना चाहिए। ईवीएम जीता है, मोदी जी हार गए, उनकी भाजपा हार गई। तो जरा अगली बार जब बोलिएगा तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि जनता के जो जनादेश हैं उनको अपमानित मत कीजिएगा, ईवीएम पर सवाल मत खड़ा कीजिएगा, तमाशा मत कीजिएगा, अफवाह मत फैलाइएगा, झूठ मत बोलिएगा। और निश्चित तौर पर जनता ने जो आदेश दिया है, भाजपा को भी, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा अंदर क्या कुछ है, थोड़ा बैठ के सोचने समझने की जरूरत है। नई सरकार को लेकर जितना भी नैरेटिव चलाने की समीर जी कांग्रेस कोशिश कर रही थी, अब उतने ही वेग के साथ कांग्रेस उस नैरेटिव को दोबारा चलाएगी कि ये सरकार मंत्रिमंडल चुनने में देर कर देती है, मंत्री बनाने में देर कर देती है, और मंत्री बनाती भी है तो ऐसे उम्मीदवार को बनाती है जो अपनी सीट नहीं जीत पाता। देखिए, गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया था, इसी कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गए थे और फिर बाद में उपचुनाव हुआ है। उनके बेटे को टिकट दे दिया था कांग्रेस ने, गुरमीत सिंह कुन्नर के, तो सिंपैथी उनके साथ थी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह संदेश दे दिया था प्रदेश नेतृत्व को भी और केंद्रीय नेतृत्व को भी कि यह सीट हम हारने वाले हैं, क्योंकि सिंपैथी वेव जो है वो कांग्रेस के साथ में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अगर जो हमारा उम्मीदवार टीटी से हम अगर मंत्री बना देते हैं तो हो सकता है कि जनता यह सोचकर वोट दे कि हमारा विधायक मंत्री बन गया है, इसको जिताना जरूरी है क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचकर कि उसके मंत्री बनने पर उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी, उसे मंत्री बना दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दाव वहां पर मुझे लगता है कि फेल हो गया और वहां के जो उम्मीदवार थे हार गए। हालांकि अभी 6 महीने तो बिना विधायक के भी मंत्री रह सकते हैं। अब देखना होगा, नैतिक दबाव तो होगा कि अगर वो हार गए तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, या वो 6 महीने तक मंत्री रहेंगे, देखना होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये तय है कि उनकी हार तय थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि मंत्री बनाकर किसी तरह की हम सीट बचा ले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो सकी। बिल्कुल, और ये कोशिश उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ गई है। बीजेपी पर हमलावर हैं और सबसे ज्यादा जो इस वक्त सवाल हैं वो नई नवेली सरकार पर उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर उठाए जा रहे हैं।